नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर से हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने हावड़ा और संभाजीनगर में मंदिरों पर पत्थरबाजी की। इसके पहले गुरुवार को देश भर में रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आई। गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और लखनऊ में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई। इधर बिहार के सासाराम और नालंदा जिले में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में गुरुवार को शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई। 24 घंटे के भीतर शुक्रवार को एक बार फिर से शिवपुर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। यहाँ एक वर्ग ने मंदिरों में तोड़फोड़ की है और इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। बंगाल के हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में गुरुवार को शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। 24 घंटे के भीतर शुक्रवार को एक बार फिर से शिवपुर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। यहाँ एक वर्ग ने मंदिरों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। एक दिन पहले भी हावड़ा के शिवपुर और उत्तरी दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर शहर के डालखोला में हिंसा की तस्वीरें सामने आई। शिवपुर में दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें घर की छतों से कुछ लोग शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल भीड़ ने पत्थर फेंके। भीड़ ने आसपास के वाहनों और दुकानों में आगजनी की। शिवपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली थी। तो आज ऐसे में हिंसा, उपद्रव, बंगाल में बवाल क्यों, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले दो बाइट आपको सुनाते हैं। दो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं जो आज सामने आई हैं, वो सुनिए आप। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर वो लोग जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही दुख का बात है। मतलब हर रामनवमी में, हर दुर्गा पूजा विसर्जन में ऐसा तस्वीर बंगाल से आते हैं, विजुअल आते हैं, हम लोग देखते हैं और ये स्वीकार नहीं होता है कि बंगाल में अभी हिंदू का अभी जान खतरे में है। अभी ममता बनर्जी जब कल हावड़ा में हो रहा था, उस टाइम में ममता बनर्जी धरना मंच में 30 घंटा का धरना चल रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था? रमजान के टाइम में जो अभी मुस्लिम लोग बहुत भालो छेले बहुत अच्छा रहते हैं, तो ये भालो छेले का निदर्शन है, ये भालो छेले का विजुअल है कि हम लोग देख रहे हैं कि एकदम शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था रामनवमी के टाइम में और मुस्लिम लोग ने अटैक किया है। और वो बार बार वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स के लिए वोट सामने आ गया है, इसलिए मुस्लिम लोगों का साथ है। क्या हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में उनको वोट नहीं दिया? अभी पूरा जगह में आप लोग देखें कि जैसा रमजान चलते हैं ऐसा रामनवमी चलते हैं। 9 दिन सब लोग फास्टिंग में रहते हैं, पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन बड़ा पूजा होता है, उसके बाद जुलूस होता है। तो इसमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने जो जो जगह का भी नाम लिया, राजा बाजार, पाक सर्कस, ये जगह में सबसे ज्यादा अशांति होता है, हम लोग देखे है। वही जगह में आप पश्चिम बंगाल को अगर मैप को, डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं। अब डायमंड हार्बर में चले जाएंगे तो हिंदू लोग छोड़ के भाग गए। तो डेमोग्राफी ऐसा सिचुएशन अभी हो रहा है कि ममता बनर्जी अभी तुष्टीकरण के लिए उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो रामनवमी पर रात छिड़ी हुई है। हिंसा, उपद्रव की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा तस्वीरें सामने आई वो थी पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। यहाँ पर किस तरह से पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हुई, पूरे देश ने देखी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। प्रदीप सिंह है, नेता भारतीय जनता पार्टी,
हमारे साथ राम प्रकाश पांडे हैं, नेता टीएमसी, और आरबी उपाध्याय साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और जल्दी हमारे साथ होंगे विनय मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। शुरुआत राम प्रकाश पांडे साहब आप ही के साथ, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की घटना देखी गई थी रामनवमी के मौके पर, लेकिन बावजूद उसके बंगाल सरकार ने उन घटनाओं से सबक नहीं लिया और एक बार फिर से इस तरह की घटना रिपीट हुई। कौन है जिम्मेदार? राम प्रकाश पांडे साहब। दक्षिणपंथी संगठन है जो बजरंग संगठन, आपकी मुस्लिमों के कारण कोई घटना नहीं हुआ है, वो संगठनों में ये कारण हो रहा है। उनका वो ये संगठन का मूल उद्देश्य ही होता है इस तरह से दंगा कहीं नहीं करवा। और रामनवमी में जैसे कि ये हमारी आदि परंपरा जिसकी जहाँ अस्त्र और शस्त्र कभी रामनवमी का त्योहार नहीं बनाया जाता था। रामनवमी का त्योहार बड़े पूजनीय त्योहार है, ये हर घरों में मनाया जाता है और परंपरा हमारी यही कहती है कि किस तरह से किया जाता है। बनियान की दुकान में इस तरह नया साल का ये एक त्योहार है जिसको मनाया जाता है। हाँ। नए साल के त्योहार में कहाँ ये अस्त्र और शस्त्र लेके इस तरह से रैलियां निकालना, ये हम तो उचित नहीं समझ रहे। नहीं, ममता बनर्जी ने कहा था कि मैंने हिदायत दी थी कि मुस्लिम इलाकों से रैली को ना निकालें, तो क्या बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान आपको जायज लगता है, राम प्रकाश पांडे? देखिए, मुस्लिम इलाकों से तो नहीं कहा वहाँ, ठीक है, जब मस्जिदों के बगल से ना निकले क्योंकि वो शस्त्र लेकर रहते हैं कि किसी तरह का उन्माद करें। और एक नहीं, उन्माद की शुरुआत किसने की थी? उन्माद शुरुआत कहां से हुई, पता है आपको? क्या बोले आप? उन्माद की शुरुआत किसने की थी राम प्रकाश पांडे, आपको पता है? उन्माद की शुरुआत भाई शस्त्र लेके वो जा रहे हैं जहाँ यहाँ तहाँ, जिससे मुस्लिमों को इधर उधर से उनको भड़काना, ये उनमें। अगर शस्त्र लेके कोई निकल रहा है रामनवमी पर, मान के चली परंपरा है इस चीज की, लोग शस्त्र लेके निकलते हैं, अगर निकल भी रहे हैं तो फिर कोई पथराव कर देगा, एक समुदाय आके पत्थरबाजी करेगा, आगजनी करेगा? राम प्रकाश पांडे, कौन सी, कब से हिंदुओं की परंपरा होगी कि रामनवमी के अंदर शस्त्र लेके रैली? कब से ये परंपरा है? हमने तो कभी नहीं देखा था ये परंपरा, मैं खुद भी हिंदू। ठीक है, लेकिन प्रदीप सिंह, शस्त्र लेके निकलेंगे तो हिंसा तो होगी, ये कह रहे हैं टीएमसी प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे। शस्त्र लेके क्यों निकले था हिंदू समाज? ये जो पार्टियां जो पुष्टिकरण जिनका आधार हो, उन पार्टियों से आप अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? हाँ। जिन पार्टियों का आधार ही पुष्टिकरण हो, उनसे आप इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक मुख्यमंत्री जो किसी भी राज्य का सर्वे सर्वा होता है, लॉ एंड ऑर्डर उसके इशारों पे चलता है। भारत के दूसरे अन्य भी राज्य हैं जहाँ पे कि अन्य भी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा कहीं नहीं, दूसरे अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, और उनका अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो उनकी शासन व्यवस्था ऐसी है कि बिना उनकी अनुमति के कोई जो है अगर कहा जाए तो पत्ता नहीं हिलता। आप देखिए उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है। अब ममता जी जो है, उनका इतिहास कांग्रेस का रहा है और उनकी जो उनको मत मिलते हैं उसका प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें शीशे की तरह से साफ हो जाएंगी, और बिना तुष्टीकरण के ये लोग राजनीति कर ही नहीं सकते, उनका आधार ही तुष्टीकरण है। तो इस तरह की घटनाएं होना कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात यह है कि जो जहां पे कहीं कहीं पे ममता जी मुख्यमंत्री वो बहुत ज्यादा प्रबल रहती हैं, त्वरित रहती हैं, कार्रवाई शीघ्र होती है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां पे ये लोग ना दिखाई देते। ममता बनर्जी कह रही है प्रदीप सिंह के चुनाव के लिए बीजेपी दंगा करा रही है, 24 का चुनाव है इसलिए बीजेपी दंगा भड़का रही है। पूरी व्यवस्था आपके हाथ में है। तो दंगा कराने वाले की हिम्मत कैसे हुई कि आप उसको होने देती? हाँ, नहीं, व्यवस्था आपके पास है ना, उसको टाइट किया जा सकता था। आप केवल हो जाने के बाद आरोप लगाने के लिए चेहरा लेके आ गए, आप उसके पहले क्या कर रहे थे? ठीक है, लेकिन पांडे साहब, राम प्रकाश पांडे साहब, आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये सरकार का फेलियर है, ममता बनर्जी का फेलियर है? गृह विभाग भी उन्हीं के अंडर में आता है, गृह विभाग के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है। 2 बार ऐसी घटना हो गई सर, एक बार पहले हो चुकी है पिछले साल और इस बार फिर रिपीट हुई। एक बड़ा फेलियर पुलिस का, प्रशासन का, ममता बनर्जी की सरकार का। आप जरा अपना फोन पास रखेंगे सर तो आवाज आपकी स्पष्ट आ पाएगी। और
ये उत्सव एक मनाया जा रहा है, तो उत्सव के साथ क्या माने लॉ एंड ऑर्डर का कहाँ पर? ठीक है, सबको अपने लिखान से ठीक है लिखा गया, किंतु जिनका उद्देश्य ही है कि किसी तरह का दंगा करवा देना, तो उनका क्या है? ये दंगा किसने कराया था? रामप्रकाश पांडे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? भाजपा की तरफ से हुआ है, बीजेपी ने दंगा कराया था। हाँ, उनका सोच है कि इस तरह से दंगा होगा तो हमें हिंदुत्व का वोट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, प्रदीप सिंह, सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कि दंगा आपने कराया, खुलेआम आरोप लगा रही है टीएमसी पार्टी बिना किसी लाग लपेट के कि मुद्दा है चुनाव और वोट बैंक हासिल करने के लिए हिंदुओं का, ये बीजेपी ने दंगा कराया है। प्रदीप सिंह, तो देखिए, भारत भूमि से जो लोग प्यार करते हैं, भारत की प्रगति में जिनकी आस्था है और जो अपना और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, उनका मत तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही है। जिनको परेशानी है इन बातों से, उनके मत के पीछे इस देश के बहुत सारे नेता परेशान रहते हैं। आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, शासन व्यवस्था आपके पास है, आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आप केवल समय बचा के रखें, जब मामला हाथ से निकल जाए तो आरोप लगाने के लिए। और भी राज्य हैं, चलिए मान लिया रामप्रकाश पांडे आप कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि दंगा चले बीजेपी ने कराया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हमारे पास हालांकि कोई सबूत नहीं है और पुख्ता सबूत टीएमसी भी पेश नहीं कर पाई है, लेकिन कहां गई थी बंगाल की इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस? कोई सोर्स नहीं मिला आपको इस चीज का? पहले से पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसी साजिश रची जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दंगा कराने की? ये फेलियर नहीं है आपकी पुलिस प्रशासन का, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का? रामप्रकाश पांडे, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करेंगे बंगाल का? देखिए, हमारी तरफ से तो हमेशा हमारी मुख्यमंत्री यही होती है, त्योहार अपना अपना। अरे आप मुख्यमंत्री की रटे रटाई बातों को क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, आपके पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, आपको भनक तक नहीं लग पाई, इतना बड़ा दंगा हो गया। अरे भाई, अगर दंगा कराना कोई चाह रहा था, मान के चलिए, आप कह रहे हैं बीजेपी ने दंगा कराया, माना बीजेपी ने दंगा कराया, बीजेपी दंगा कराना चाह रही थी, तो सब कुछ 2 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन में तो हो नहीं गया होगा। उसके लिए पहले से भूमिका बनाई गई होगी, रणनीति बनाई गई होगी, या जिस भी समुदाय ने दंगा कराया, तो उसके लिए क्या पुलिस प्रशासन पता नहीं लगा पाया आपका बंगाल का? क्या दीदी की सरकार विफल रही? रामप्रकाश पांडे, देखिए, दीदी की सरकार विफल नहीं रही। आप जो बोल रहे हैं कि ये प्री प्लान, ये हो सकता है उन्होंने, ठीक है कि किसी तरह से भाई वो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व को उन पर घुसाया गया जिन्होंने इस तरह से किया। वो बाहरी थे, कोई पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे नहीं जिन्होंने ये बात किया। कहाँ के रहने वाले थे? विदेश से आए थे क्या? लैंडिंग कराई थी उनकी विदेश से? बांग्लादेशियों को स्पेशल एक्सेस मिलता है ना, वहां से आए रहे। बहुत पड़ोसी राज्य हैं जिनके जहाँ से आते हैं। कहाँ से आए थे बता तो दीजिए। झारखंड है, बिहार है, इधर से आएंगे। झारखंड और बिहार से आए थे, लेकिन बिहार में तो है नहीं सरकार बीजेपी की। जहाँ डालखोला में उन्माद हुआ है वो बिहार से सटा हुआ एक राज्य, आधा बिहार में डालखोला, आधा बंगाल में। ठीक है, तो आपकी पुलिस कितने बिहारियों को गिरफ्तार कर पाई है? 40 से 50 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जहां तक इनपुट हमें मिल रहे हैं। उसमें कितने बिहारी हैं, कितने झारखंडी लोग हैं, बताइए। 40 से 50 उन्मादियों को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है बंगाल पुलिस ने? 40 से 50 उन्मादियों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। जो गिरफ्तार किए गए जो आरोपी हैं वो कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, किस देश के हैं? वो डालकोला में से हुए हैं और कुछ हावड़ा में हुए हैं। नहीं, गिरफ्तार किए हुए लोग कहाँ के हैं सर? आप टू द पॉइंट बात क्यों नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी शिनाख्त नहीं हुई है, प्रशासन लगी हुई है, शिनाख्त करेगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी। प्रशासन शिनाख्त करेगी, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विनय मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ी देर से चर्चा में जुड़े। विनय मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही है। विनय मिश्रा जी, बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में नहीं होती है, दंगे वहीं पर क्यों होते हैं? और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है वहां तो दंगे होने बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपने देखिए, ये बात आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि गुजरात में भी कल चटपुट घटनाएं सामने आई थी हिंसा की। दूसरा गुजरात में तो सरकार किसकी है? टीएमसी की तो नहीं है ना? भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार भगवान राम पर जताती है और वो भूल जाती है कि भगवान तो सबके होते हैं, उनमें तो कुछ बटा नहीं है, ना धर्म बटा है, ना जाति बटी है, ना पार्टी बटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने चुनाव में एक गाना सुना होगा,
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब क्या है, भगवान को ये लाएंगे। दूसरा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि दंगे भड़काने वाला काम, दंगे कराने वाला काम भारतीय जनता पार्टी के तत्व जो भी इनके लोग हैं, जैसे कि कल मथुरा में मस्जिद के सामने विनय मिश्रा, एट द एंड आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का इस हिंसा पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि दंगे बीजेपी ने कराए? बिल्कुल कराए हैं, बिल्कुल कराए हैं। अगर एक वर्ग, हिंदू और मुस्लिम, जब एक धर्म एक वर्ग के, आप देखिए ना उठाकर मथुरा में मस्जिद पर आप झंडा फहरा रहे हैं, आप मस्जिद के सामने से डीजे पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर गाने बजा रहे हैं और ठीक मस्जिद के सामने आप उस तरह के गाने बजा रहे हैं जिससे एक वर्ग एक धर्म, उसमें भी रमजान का महीना चल रहा है, अगर वो अपना रोजे पर है या ईद की नमाज ठीक पढ़ रहे है, हैं, मान लिया, ठीक है विनय मिश्रा, ठीक है, मान के चलिए मेरे घर के सामने मस्जिद है और मैं हिंदू हूं, मैं अपने घर में भगवान श्री राम के भजन बजा रहा हूं, भजन गाने चला रहा हूं, तो अगर किसी ने रोजा रखा हुआ है तो उसको उससे तकलीफ होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर आप ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है ना, ईश्वर अल्लाह तो एक ही बताते हैं ना आप लोग। मेरी बात तो सुनिए, ईश्वर अल्लाह तो एक ही है, तो फिर धार्मिक उन्माद क्यों पनपेगा विनय मिश्रा? ईश्वर और अल्लाह तो एक ही है ना। स्पीकर बजाएंगे, अगर तो लाउड स्पीकर बजाएंगे तो दंगा करवाएंगे क्या? नहीं, आप अपने घर में गाने बजाएंगे, अपने सुनने के लिए बजाएंगे कि सामने वाले? अरे लाउड स्पीकर ठीक है, रामनवमी एक दिन की होती है, महीने भर की तो नहीं होती रमजान की तरह। तो एक दिन अगर हिंदुओं ने गाने बजा लिए, डीजे बजा लिया, भगवान श्री राम के गाने चला दिए, तो इसका मतलब ये है कि कत्लेआम होगा, आगजनी होगी, पत्थरबाजी होगी। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कत्लेआम होगा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने उदाहरण दिया, मेरे घर में मैं लाउड स्पीकर बजा रहा था, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक दिन आपके घर के बाहर कोई दूसरे धर्म का या कोई बजाएगा जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर अल्लाह एक ही है भाई। वो अपने प्रभु की आराधना कर रहा है, मैं अपने इष्ट की आराधना कर रहा हूँ। यही, अगर आपको तकलीफ नहीं होगी तो ये डिबेट आपने उस दिन की थी जिस दिन आजाद पढ़ने पर ये दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल की थी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी मुझे अगर मेरे घर के बाहर कोई दूसरे समुदाय के व्यक्ति आके अपने धर्म का गुणगान कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी साहब। उनके ईश्वर वो हैं, हमारे ईश्वर ये हैं, हम अपने ईश्वर का गुणगान करेंगे, वो उनके ईश्वर का गुणगान करेंगे। इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी दूसरे मजहब के लोगों के घर के बाहर जाकर, अगर दूसरे मजहब के लोगों के धार्मिक स्थलों के बाहर जाकर अगर आप प्रभु श्री राम के गीत बजाएंगे, प्रभु श्री राम के भजन बजाएंगे, तो धार्मिक उन्माद पनपेगा। विनय मिश्रा, आप मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना, जो टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की सांसद ममता बनर्जी ने कहा था कि मैंने चेताया था कि मुस्लिम इलाकों से रैली ना निकालें। तो अगर आपको कोई चीज चेताई जा रही है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बिहार उपाध्याय साहब, ठीक है सर, अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कह रही थी तो आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए। आप जानबूझकर आप में घी डालने वाला काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बिहार उपाध्याय साहब, क्या एक मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी का ये कहना कि मुस्लिम समुदायों के इलाकों के बाहर से जाके यात्रा को ना निकाला जाए, मैं ऐसी अपील करती हूं, और मुस्लिम के यहाँ जाके घर के बाहर जाके भजन बजाओगे तो इस तरह की बातें जो टीएमसी के नेता कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये कहां तक जायज है? और इस पूरे घटनाक्रम को आप अपने तजुर्बे के चश्मे से किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता शिवम। हाँ, ये सभी समुदायों को समझना होगा। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय होता है, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। हाँ। अब राज्य सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की, ममता बनर्जी खुद कह रही है कि मैंने कहा था कि भाई इन इलाकों से जुलूस न निकालें। हाँ। तनाव पैदा होगा। हाँ। सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा, हिंसा होगी। शासन प्रशासन का यही तो उत्तरदायित्व होता है कि वो एक रूट तय करता है कि जो भी रैली निकलेगी या जो भी शोभा यात्रा निकलेगी, इस रूट से निकलेगी और इस रूट पर सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट से या दूसरे इलाकों में
अगर जुलूस को ले जाएगा या शोभा यात्रा को ले जाएगा, हाँ तो लॉ एंड ऑर्डर तो तय रूट पर होता है ना, हाँ और रूट निर्धारित करता है प्रशासन। हाँ देखिए, सांप्रदायिकता कोई आज से नहीं है। इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ। 1947 में हिंदू मुस्लिम के कि भी हम मुस्लिमों ने कह दिया था हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान बना था। इसे नकारा नहीं जा सकता। अब अपने अपने तरीके से धर्म को जब राजनीति में लेके आएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी चिंता जाहिर है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। हाँ लेकिन भारत में देखा जा रहा है कि धर्म और राजनीति का घालमेल हो गया, और ये जो कॉकटेल है धर्म और राजनीति का, ये खून खराबा, हिंसा, जब तक धर्म और राजनीति को अलग अलग न किया जाएगा तब तक पॉलिटिकल पार्टियां इसी तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर सरकारें बनाती रहेंगी, वोट मिलते रहेंगे, और ये निर्बाध रूप से इसी तरह चलता रहेगा। कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है। हाँ धर्म को और राजनीति को अलग करने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट। अब हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये पूरे देश में, कोई ये नहीं है कि बंगाल में कहीं ज्यादा हिंसा हुई है, कहीं कम हिंसा हुई, लेकिन ये पूरे देश में कमोबेश यही एक सिनेरियो देखा जा रहा है, और बड़ा तेजी के साथ ये डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि हम भगवान राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भगवान राम हमारे आराध्य है, किसी की हिम्मत है कि कोई लेके आएगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि भगवान राम हम लेके आए हैं या हमने भगवान राम को भगवान बनाया है, तो वो अतिशयोक्ति हो जाती है, वो गले नहीं उतरती है। लेकिन शासन और प्रशासन को पता था कि भी इस तरह की हिंसा बीजेपी प्रायोजित होगी, तो आपने उसे रोकने के बंदोबस्त, क्या बंदोबस्त किए, और बंदोबस्त किए तो फेल क्यों हो गए? तो प्रश्न तो खड़ा होगा राम प्रकाश पांडे जी, आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर आपका विषय है, बाई हुक एंड बाई क्रुक। अगर हिंसा होती है तो बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो कह पल्ला झाड़ लेते हैं, रामप्रकाश पांडे तो कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये तो हिंसा बीजेपी ने कराई थी। आरवी मध्यस्थ किसने कराई? ये शासन प्रशासन का दायित्व होता है कि वो जान माल की सुरक्षा का बंदोबस्त। वो तो कह रहे हैं कि टीएमसी एक अलग से एजेंसी है साहब, हमने डिक्लेयर कर दिया हिंसा बीजेपी ने कराई, डेट से। ये कह देने से जिम्मेदारी तो नहीं खत्म हो जाएगी। जनता ने आपको चुना है, सत्ता आपको दी है, तो जान माल की सुरक्षा भी आपका दायित्व है, आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। अगर आपको लग रहा था बीजेपी हिंसा फैलाएगी, आपके पास इनपुट थे, तो आपने क्या कार्रवाई की? और कार्रवाई की तो फिर हिंसा कैसे हो गई? तो प्रश्न तो वाजिब है, और आपको अपनी जिम्मेदारी से अगर आप मुकरते हैं तो मैं नहीं समझता हूं वो संवैधानिक दायित्व है आपका जिससे आप मुकर नहीं सकते। मैं कहता हूं बीजेपी ने कराई तो कैसे करा दी? सरकार तो आपकी है वहां पर, ये आप क्यों नहीं करा देते दूसरी जगह जाके? तो ये चलन ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे धर्म को, तुष्टीकरण को वोट बैंक के हिसाब से धर्मों को, समाज को देखेंगे। रामप्रकाश पांडे इस बात का जवाब देंगे जो अभी उपाध्याय साहब ने प्रश्न उठाया कि बीजेपी ने कराई तो कैसे करा दी? सरकार तो आपकी है, आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई तो स्वीकार कीजिए टीवी पे बैठ के कि हाँ हमारा पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया था भाई, हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो बोला ठीक है, इसीलिए हमने रूट मैप दिया था कि उन इलाकों से ना निकाली जाए जहाँ पर मुस्लिम बहुबोली इलाका है, जहाँ पर अभी रमजान का महीना चल रहा है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी जब कैसे निकाल दी? जब गाइडलाइन बनाई गई, जब गाइडलाइन बनाई गई, रूट बनाया गया, तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस नहीं थी क्या वहाँ? पुलिस उस रूट से ले जाती, वहाँ जुलूस पहुंच कैसे गया? इनके पास कोई जवाब नहीं है सर।
उपाध्याय साहब, इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो जिनका काम ये इसी तरह से हिंसा फैलाना, कोई जवाब ही नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आ रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक का वक्त है चोरी को रोकना, और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार हमारे साथ जारी है। मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। हिंसा और उपद्रव, बंगाल में क्यों हुआ बवाल, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंसा और उपद्रव, बंगाल में बवाल क्यों, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। प्रदीप सिंह है, नेता भारतीय जनता पार्टी, विनय मिश्रा हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और राम प्रकाश पांडे, नेता टीएमसी, और इसके साथ साथ आरपी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। विनय मिश्रा साहब, आप कह रहे हैं कि ये माफ कीजिएगा प्रदीप सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि टीएमसी दंगा करा रही है, ममता बनर्जी कसूरवार हैं, लेकिन सर दंगा तो गुजरात में भी हुआ ना, वहां कौन कसूरवार है? प्रदीप सिंह। राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है, हाँ, वहां पे दंगे नहीं होते। ये प्रश्न आया था, साथी कोई प्रवक्ता प्रश्न हाँ, विनय मिश्रा ने इस प्रश्न किया था और आपने बता दिया, देखिए दंगे तो गुजरात में भी होते हैं, बीजेपी की सरकार है, आगे क्या? हेलो जी प्रदीप सिंह सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी, सुन पा रहे हैं आपको? जी जी, धन्यवाद। हाँ। तो देखिए, अगर आप सारे, देखो ना, हमारे पूर्वांचल में कहावत है, हर धान 9 मन पसेरी नहीं चलता है। तो गुजरात में जो हुआ और जो बंगाल में हुआ, देखिए जैसा कि आदरणीय उपाध्याय जी ने बताया कि देखिए लोकतंत्र में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हाँ। लेकिन जब स्थिति पहले से ही, आपने बताया, ममता जी का एक स्टेटमेंट आया था कि वो जाएं, मान लीजिए आपने बताया था और जुलूस वहां से गया, तो आपकी शासन व्यवस्था क्या कर रही थी वहां पे? आप वहां पे क्यों नहीं उस जुलूस को सीधे वहां से मोड़ दिया? प्रशासन बहुत मजबूत होता है, एक बार यदि चला जाए तो सनातन धर्म वाले सुनते हैं। मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं कि अगर सख्ती से या पूरी तैयारी से किया जाए तो सनातनी जो इस प्रकार के त्योहार होते हैं वहां पे सुना जाता है। उसका अगर आप औसत निकालेंगे तो बहुत ही कम होगा जहां पे कि इनडिसिप्लिनरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए और फिर भी इनडिसिप्लिनरी एक्शंस हो गए। तो देखिए, दंगा होना निश्चित तौर पे दुखद है, लेकिन पुष्टिकरण करा करके, यानी एक आपने ये सवाल उठाया था सर कि क्या ममता कसूरवार है? सुनिए मेरी बात, बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत राजनीति कर रही है, ये आपने सवाल उठाया था, आपने कहा था ममता कसूरवार है इसके पीछे। तो दंगा तो गुजरात में भी हुआ, यहाँ कसूरवार कौन है? देखिए, जिस एक्सटेंट में कार्रवाई गुजरात में होगी, क्या आप दावा कर सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति इसकी गारंटी ले सकता है कि उसी एक्सटेंट में बंगाल में भी कार्रवाई होगी? संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम करेंगी। देखिए, मेरा प्रश्न, देखिए निश्चित तौर पे जो व्यक्ति उसके सेंटर में होता है, जो मुखिया होता है प्रदेश का, उस पर जरूर आंच उठती है, लेकिन हो जाने के बाद उस पर कार्रवाई की एक्सटेंट क्या निर्धारित होता है? उन्होंने पर रखा है, कृपया। क्या हो रहा है? प्रदीप सिंह, आवाज आ रही है? ठीक, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। प्रदीप सिंह, आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है अभी भी? जी सर, बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हाँ, निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं। हाँ, आरोप लगाना एक बात होती है और उस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना एक बात होती है। आप दोनों स्थितियों को एक बराबर मान, निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था में कोई भी चूक क्षम्य नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नेतृत्व होता है, हाँ, उसके स्टेटमेंट और उसकी कार्रवाई ये बताती है कि आपकी नियति में क्या था। हाँ, आपकी नियति निष्पक्ष थी, हाँ, या आपकी नियति एक पक्ष को आश्रय देने वाली थी। बंगाल में बीते कई वर्षों से, जब से सरकारों में परिवर्तन हुए हैं,
तब से आप घटनाओं की अगर आप क्रोनोलॉजी समझें और उसके मध्य को समझ में आए तो पता लगा कि तुष्टिकरण, देखिए निश्चित तौर पे गुजरात की भी घटना निंदनीय है और उस पर संविधान अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्रवाई होगी। और मैं डंके की चोट से कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी संप्रदाय या किसी भी भावना को मानने वाला या किसी भी मत को मानने वाला हो। लेकिन बंगाल में जिस प्रकार की घटना हुई, आपने पहले चेता दिया, लेकिन आपने उसको केवल चेतावनी तक ही रहने दिया, आपने उसको मूर्त रूप में उतारा नहीं, पुलिस व्यवस्था को आपने सुदृढ़ नहीं किया, जिससे कि ये जो बड़ी घटनाएं हुई ये रुक सकती थी। विजुअल्स आए होंगे आपके पास, आप देख लीजिए तो दोनों के विजुअल्स का एक ही जैसे हैं, देख के ही पता लग जाएगा कि नेतृत्व वहां का किस प्रकार था और किस प्रकार की घटनाएं होने देना चाहता था। क्या बीजेपी हिंसा के पीछे ममता बनर्जी जिम्मेदार है, टीएमसी जिम्मेदार है, प्रदीप सिंह? देखिए निश्चित तौर पे हम वहां पे विपक्ष की पार्टी हैं, हाँ। हम पूरी तरह से उनको जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि 24 के चुनाव है, 24 के चुनाव है, हिंदू वोट बैंक हड़पना है बीजेपी को, इसलिए इस तरह की हिंसा और उपद्रव हंगामा करा रहे हैं आप। नहीं सर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हाँ। हिंदू वोट बैंक या किसी वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और सबका साथ और सबका विकास हमारा हर जगह पे है। जब केंद्रीय योजनाएं 24 के जाती पहले हैं, तभी तो वहाँ 24 के पे- चुनाव से इन वक्त तभी तो राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, उसका उद्घाटन हो रहा है 24 के चुनाव से ठीक पहले। 2024 की डेट क्यों रखी रामनवमी सर, की? पहले आरोप सरकार- लगता था कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब अगर स्थितियां उसी प्रकार से चलने लग रही हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द होना नहीं भाई, निश्चित तौर विपक्ष पे ये है। पूछ रहा है आपने ठीक 2024 का ही तारीख क्यों रखी? रामनवमी के दिन 2024 पे राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजेंगे तौर पे और मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, निश्चित उद्घाटन तौर हो पे- जाएगा उसका। क्या ये निश्चित वोट तौर बैंक की पे- सियासत नहीं है? निश्चित तौर पे क्या ये वोट बैंक की सियासत नहीं है क्या प्रदीप सर, सिंह? सर भारतीय जनता पार्टी तो अपने उदय काल से ही इसी तरह की राजनीति कर रही है। आप उसमें कितने किस तरह की चुनाव- राजनीति? वोट बैंक की कितने सियासत हमारे- है राजनीति? एक मिनट 2014 के पहले अटल जी की सरकार 1998 में आई थी और उसके पहले 80 से लेकर के 98 97 तक हाँ। भी हम उसी, हमारी जो आइडियोलॉजी उस समय न हिले न बदले, हम ठीक है। उसी पे चल रहे हैं। उस समय हम चुनाव नहीं जीते थे, हमारे जीतने का प्रतिशत कम होता था, आते थे कि राज्यों से एकदम नहीं आते थे। उस समय तो कोई ठीक नहीं है, कहता था विनय कि मिश्रा आप जो है बीजेपी सांसद है लॉकेट चटर्जी, वो कह रही है कि हिंदुओं की जान खतरे में बंगाल के अंदर। विनय मिश्रा निश्चित तौर पर तो जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र की जनता की विनय आवाज मिश्रा को नहीं है ना आप, उठाएंगी। प्रदीप जब सिंह राज्य आप सरकार- प्रदीप सिंह हैं, सवाल विनय मिश्रा से था। विनय मिश्रा देखिए, हिंदुओं की जान खतरे में है, पश्चिम बंगाल ही नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं वहाँ हिंदुओं की जान खतरे में है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कितने अच्छे से झूठ बोल रहे थे और क्यों ना बोले, जब मोदी जी इतना अच्छे से झूठ बोलते हैं, 15-15 लाख लाने के लिए उन्होंने वादा किया और नहीं लाए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोलना एक फैशन है। जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे कि हमारी अभी एक झूठ मैंने आपका पकड़ लिया था। संसाधनों से मैं क्या करके आप देखिए एक दूसरे के डिस्कशन के बीच में इंटरप्ट ना किया कीजिए। प्रदीप मिश्रा, विनय मिश्रा दोनों बहुत ही सीनियर स्पोक पर्सन है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं आप। अब दोनों ही बहुत ही बड़ी पार्टियां हैं, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है और एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है। तो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के बीच में कृपया आप इंटरप्ट ना करें। आप इंटरप्ट करेंगे तो चर्चा का जो सार है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगा, दर्शकों को समझ भी नहीं आएगा किस मुद्दे पर बहस चल रही है। एक एक करके मैं सबसे सवाल ले रहा हूं बारी बारी के साथ, और बारी बारी के साथ मैं सबको टाइम दे रहा हूं बराबर, तो एक एक करके अपनी बारी पे बोलें, दूसरे की बारी पे टांग ना अड़ाएं। मेरा मिश्रा साहब, अभी आप कह रहे थे झूठ बोली बीजेपी प्रवक्ता ने, लेकिन एक झूठ मैंने आपका पकड़ लिया। आपने कहा था एक सेकंड सवाल सुन लीजिए सर, दिक्कत है ये सवाल नहीं सुनती कांग्रेस पार्टी, आप बोलना शुरू कर देते हैं, धैर्य होना चाहिए। सवाल सुनेंगे मेरा? का मौका तो दीजिए। सवाल सुनेंगे मेरा? सवाल मैंने सुना आपका, मैं जवाब दे रहा था। नहीं सुना आपने, क्या सवाल किया मैंने बताइए? आपने सवाल किया कि भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी कह रही हैं कि हिंदुओं की जान खतरे में। उसका जवाब आपने दे दिया, उसका जवाब मुझे मिल गया, लेकिन मैं दूसरा सवाल क्या कर रहा हूं वो तो सुन लीजिए। पूछिए। क्या सर, धैर्यता का परिचय देना बहुत जरूरी होता है दरअसल टीवी पे। देखिए, जो अ गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर। हमें जब बचपन में थे, मैं पढ़ाया जाता था हमारे टीचर्स के द्वारा, एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है। तो आप अगर आप सवाल पूछेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। विनय मिश्रा, अभी आपने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं,
अभी आपका एक झूठ मैंने पकड़ा, आपने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां वहां हिंसा होती है। अब गुजरात में भाई किसकी सरकार है, वहां भी हिंसा हुई। सवाल आपका ये है? जी सर। मैं आपका सवाल समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप सवाल क्या कर रहे हैं? आपने कहा जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है उन राज्यों में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, यानी कि आप कह रहे थे बीजेपी हिंसा करा रही है। गुजरात में भी तो हिंसा हुई कल। जी देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न का जवाब ये देना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था की बात की इन्होंने। हाँ, और मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। आपने- आपने कहा बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में नहीं है वहां हिंसा होती है, तो गुजरात में किसकी सरकार है फिर? गुजरात में हिंसा हुई है और सरकार बीजेपी की है। देखिए, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक को पास आया कि जो बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि जब एक रोड मैप तैयार किया गया, एक रूट तैयार किया गया, तो उसी रूट पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको जो रूट बताया गया उस रूट को छोड़कर आप दूसरे रूट पर चले आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर ही पहुंच जाएगी। तो पुलिस कहां थी? पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस नहीं थी क्या बंगाल में? आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी समाजवादी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? मैं तो कह रहा हूं आप प्रवक्ता टीएमसी के हैं, कांग्रेस के हैं? नहीं, आप पक्ष ममता बनर्जी का रखने आए हैं, कांग्रेस का रखने आए, बता दीजिए। सर मेरी बात तो सुनेंगे, मैं तो फेलियर बता रहा हूँ। फेलियर तो ममता बनर्जी कह चुकी है राहुल गांधी को नेता नहीं मानती वो। आप ममता बनर्जी की पक्ष रख रहे हैं यहाँ पे टीवी पे बैठ के, ठीक है। रामप्रकाश पांडे, रामप्रकाश पांडे, रामनवमी पर पथराव, पत्रकारों पर हमले, राम भक्तों के हमले, फिर राज्य सरकारें आके टीएमसी को घेरती है, ममता बनर्जी को घेरती है, तो आप कहते हैं सवाल उठाते हैं, तो सरकारें क्यों चुप रहे हैं सर? टीएमसी को जैसे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पर हमारा ठीक था, मुस्तैद से हमने पहले ही से हिदायत दे रखी थी, और पूरे इलाके को एक त्योहार है तो हम छावनी में जबरदस्ती कर नहीं सकते। इतनी फोर्स को लगा के क्या दिखाना चाहते? कोई इमरजेंसी त्योहार किसी का है तो कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया क्या कि छावनी की तरफ बना दिया जाए इलाके को? क्योंकि उन्मादी संगठन उस तरह से काम किए, बताया गया कि उस इलाकों में नहीं निकालेंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे, सवाल दिक्कत यही है। आरबी उपाध्याय सर, यानी कि दंगे कराइए आप पथराव कराइए, आप बम फिकवाइए, बस आपसे सवाल ना पूछे, आपसे सवाल पूछेंगे तो आप इधर उधर की बात करेंगे लेकिन पॉइंट की बात नहीं करेंगे। देखिए, सवाल का प्रश्न का उत्तर देने में कहीं ना कहीं आप खुद कटघरे में खड़े होते हैं। जब मान लीजिए टीएमसी जिम्मेदार है बंगाल में हिंसा के लिए, तो गुजरात में बीजेपी जिम्मेदार है हिंसा के। राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते हैं कि भी बंगाल में तो टीएमसी जिम्मेदार है और गुजरात में भगवान जिम्मेदार हैं, भगवान राम जिम्मेदार हैं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता जी। दूसरा, राम मंदिर की बात थी। देखिए, राम मंदिर बना कौन रहा है? राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है। बीजेपी कह रही है साहब हमारा पेटेंट हमने बनवाया। देखिए, बीजेपी कुछ भी कहे, चुनावी मुद्दा था बीजेपी का तो 2019 में, 2014 में और 24 में फिर बना लेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन, जिस दिन हो जाएगा उद्घाटन हो जाएगा। देखिए, बहुत लंबे समय से उनका एजेंडा था तो उन्होंने बना के उन्होंने दिया राम मंदिर। राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश के बाद। हाँ, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो राम मंदिर बना, और राम मंदिर में कोई बीजेपी का पैसा नहीं लग रहा है। हाँ, तमाम हिंदुओं का, मेरा भी, मैंने भी दिया जी। है, आपने भी दिया होगा। तो जनता के पैसे से बनना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनना है। अब इसमें कोई श्रेय लेने लगे कि भाई मैं बना रहा हूं या वो बना रहा है, तो वो जनता और जनता की अदालत, जनता सब समझती है कौन बना रहा है और कैसे बन रहा है राम मंदिर। अगर बीजेपी बना रही होती तो बीजेपी तो 20 साल पहले बना देती, क्यों नहीं बना दिया? जब कोर्ट का आदेश आया, एक केस था, उस केस का निर्णय आया और उसमें निर्णय दिया गया कि भी ठीक है यहाँ राम मंदिर बनेगा तो बन रहा है। अब बात आती है जिम्मेदारी की। देखिए, जहां जहां दंगे होते हैं, दंगों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हाँ। देखिए, दंगा एक मानसिकता है। जब आपने देखा होगा, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उस समय तो बीजेपी नहीं थी, फिर दंगे क्यों हुए? फिर क्यों कत्लेआम हुए? क्यों इतना खून बहा? क्या टीएमसी और कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे कि बंटवारे के समय जो हिंसा हुई थी वो बीजेपी ने कराई थी? किसने कराई थी वो?
कह देने भर से नहीं होगा। कुछ चीजें यथार्थ होती हैं और यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता। आज क्या हो गया, एक चलन हो गया है, कहीं भी दंगा हो गया बीजेपी करा रही है। तो उन्हीं लोगों से प्रश्न है कि ये बीजेपी नहीं तब दंगा कैसे हो जाते थे। तो वो एक मानसिकता होती है, कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीजों में विश्वास करते हैं। और देखिए, आम आदमी से हम कहते हैं, आम आदमी नहीं चाहता हिंसा हो। आप बंगाल में भी देखेंगे, कल वही हिंदू और मुस्लिम एक साथ काम कर रहे होंगे, अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे होंगे, अपने बच्चों का पेट भर रहे होंगे। भूखे पेट का कोई धर्म नहीं होता। भूखे पेट का धर्म है रोटी, बीमार का धर्म है उसका डॉक्टर और उसकी दवा। लेकिन राजनीति के लिए धर्म को जिस तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है, एक पर आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगता है कि वो हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो इसको राजनीति से अलग करने की जरूरत है कि कोई भी राजनीतिक दल धर्म के पीछे खड़ा नहीं होगा, धर्म की आड़ में खड़ा नहीं होगा और धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएगा और धर्म का नाम नहीं देगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आप सब लोग जो अखबार पढ़ते हैं या समाचार देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा डीपली एक्चुअल में स्टडी किया है और तब उसने कहा है। कोर्ट कोई भी बात कहता है तो बहुत सोच समझकर यथार्थ के धरातल पर परखने के बाद कहता है। और देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। अगर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम राइट होते रहेंगे तो एक तरफ हम कहते हैं कि हम देश विश्व की महाशक्ति बनेगा कैसे। पहले अपने झगड़े तो निपटा लें। जिस परिवार में आपस में झगड़े होते हैं वो परिवार कभी उन्नति नहीं करता है। भारत में अगर यही सांप्रदायिकता बढ़ेगी, दंगे होंगे, खून खराबा होगा, तो भारत की छवि विश्व पटल पर ठीक नहीं होगी। और फिर हम कहते हैं निवेश की बात, तो निवेशक निवेश करेगा क्यों जब वो देखेगा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, यहाँ तो दंगे होते हैं। लेकिन उपाध्याय सर, आपको क्या लगता है, कोई चुनावी फायदा नुकसान लगता है इस तरह की हिंसा में, या किसी चुनावी फायदे के लिए इस तरह की हिंसा कराई गई हो? देखिए, चुनाव में फायदा होता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे एक कॉम्बिनेशन था, जाट और मुस्लिम बनके मिलकर वोट करते थे और राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व मजबूती के साथ बना रहता था। वहां दंगे हुए मुजफ्फरनगर में। उसके बाद जाटों में और मुस्लिम में आपस में दूरी बन गई। जाट बीजेपी के साथ चले गए और मुस्लिम दूसरी पार्टी के साथ चले गए। तो एक समय वो आ गया शुभम कि आरएलडी का अस्तित्व संकट में पड़ गया। न कोई एमएलए, न कोई एमपी, कुछ नहीं, कोई जानता नहीं। लोग ये कहने लगे कि भी खत्म हो गई आरएलडी। होता है दुर्वीकरण। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बम्पर वोटिंग होती है। असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, वो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, वो दूसरे की बात करते ही नहीं है। हिंदू वोट करे या न करे उसमें बल्कि तड़का लगाने के लिए वो कहते हैं कि दलित और हमारे साथ आ जाएं। क्यों? वो जानते हैं कि अकेले मुस्लिम के दम पर सरकारें नहीं बनाई जाती, अल्पसंख्यकों के दम पर कोई सरकार नहीं बन सकती। और अब ये यथार्थ है राजनीति का शुभम कि बिना हिंदुत्व के कोई भी राजनीतिक दल स्टैंड नहीं कर पाएगा, हिंदुत्व को इग्नोर करेगा, वो सत्ता में नहीं आ पाएगा। हिंदू बहुसंख्यक है। आप तुष्टीकरण के लिए अगर हिंदुत्व को, सनातनी को, हिंदू को इग्नोर करेंगे तो बंगाल में भी ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आ सकती है, रिपीट नहीं कर सकती। अगर हिंदू वोट न करे तो क्या आप सोचते हैं कि सत्ता मिल सकती है बंगाल में? संभव नहीं है। कैलकुलेशन करके देख लें, कुछ सीटें जरूर आ सकती हैं, सत्ता नहीं मिल सकती है। ठीक है सर। आज राजनीति का परिदृश्य उस तरह का बन गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व को इग्नोर करके सत्ता में नहीं आ सकती, चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो कांग्रेस है या कोई दूसरा दल है। ठीक है। विनय मिश्रा, क्या लगता है आपको, हिंसा इसने कराई, हिंसा उसने कराई,
तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, वोट बैंक की सियासत के लिए इस तरह के बम फेंके जा रहे हैं। इन सब से बजाय ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि दरअसल ये उपद्रवी थे तो थे कौन, ये हिंसा हुई तो हुई कैसे, क्या इसके पीछे पुलिस प्रशासन फेलियर है या इसके पीछे नेता जिम्मेदार है, राजनेता जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले इस तरह की इस पर बात होनी चाहिए कि आखिरकार हिंसा हुई तो हुई कैसे, फेलियर हुआ प्रशासन का तो हुआ कैसे। विनय मिश्रा। बिल्कुल, इसके पीछे के कारणों का पता लगाना बहुत आवश्यक है और इसके पीछे पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस पूरी तरह से उनकी चूक है और वो जिम्मेदार है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। आखिर हिंसा क्यों हुई, इसमें जान माल का जो नुकसान हुआ वो किसका हुआ, आम पब्लिक का ही तो हुआ। कभी भी हिंसा होगा, कभी भी दंगा होगा तो इसमें आम पब्लिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, नुकसान उन्हीं का होता है। नेताओं का क्या है, नेता तो एक दूसरे प्रति आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे और जब तक राजनीति है तब तक ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। एक वर्ग दूसरे वर्ग को, दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग को आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ता रहेगा, लेकिन इससे वास्तविक नुकसान तो जनता का ही हो रहा है ना। वही तो दिक्कत है ना प्रदीप सिंह, हिंसा होगी, आगजनी होगी, राजनेता सियासी रोटियां सेकेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम को वर्गीकृत करके जी हिंदू मुस्लिम का वर्गीकरण करके अगर कार्रवाई होगी हाँ तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। हाँ जो भी दंगा कर रहा है वो दंगा ही है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है। एग्जैक्टली कार्रवाई उस तरह से होनी कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे दंगाइयों को ढूंढ कर, जैसे कि अन्य राज्यों में अब मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जो भी ऐसे दंगाई हैं इनको ढूंढना चाहिए और इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनके साथ पूछते हुए दंगा करने से पहले सोचें कि उनको कैसी कड़ी सजा दी गई थी, उसमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन राम प्रकाश पांडे क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं क्या ममता दीदी? देखिए, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया कि ये इस तरह के दंगा करने वाले, उनका घर भी दंगा करना है, वो ना हिंदू होती ना मुसलमान होते। हाँ देखिए सर, जात ना पूछो अपराधी की, अपराधी हिंदू हो सकता है, अपराधी मुसलमान हो सकता है, अपराधी सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन हो सकता है, अपराधी कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अपराधी कौन थे, ये दंगाई कौन थे, इनको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे आप? 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, इन आरोपों को कैसे साबित कर पाएंगे? दंगा होगा, आगजनी होगी, सियासी रोटियां सेकेंगे आप और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी, लेकिन उस आग में जलेगी कौन? जनता। नुकसान किसका होगा? जनता का, और वोट भी आपको जनता से ही लेना है। सही बात है, तो इसीलिए हमारे 40 से 50 की जो गिरफ्तारी की है और सिलेक्ट किया जाएगा, उनमें तो कौन है ये जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो उसमें देखना चाहिए कि इस तरह से उनके शोभा यात्रा में आके उन पर रोक टोक लगानी चाहिए, उनके अंदर से निकल रहे हैं। एक धर्म का एक शोभा यात्रा निकल रहा है, प्रशासन उस पर ज्यादा अगर सख्ती करता है तो वो भी गलत बोला जाएगा कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने हिंदू की रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकालने की, तो वहां को भी गलती आ जाएगी। अरे आपके अंदर में असामाजिक तत्व घुस के अगर गलतियां कर रहे हैं तो आप पहले बदनामी तो आपकी हो रही है, आपकी शोभा यात्रा की हो रही है। ठीक है, शासन प्रशासन का यही तो दायित्व है कि भी असामाजिक तत्व वहाँ इस तरह की कार्रवाई न करें, उसे ही रोकने का तो दायित्व था। लेकिन उपाध्याय साहब, शासन प्रशासन है कहाँ? वो तो फेलियर साबित हो गया। फिर जिम्मेदारी शासन प्रशासन आप पहले हो गई, बैक टू बैक बाहर के लोग कोई गलती लगातार दोहराई जा रही है, दोहराई गई है तो गलती सर। पिछली बार भी हुआ था, पिछले साल की हिंसा से सबक नहीं लिया सरकार ने। एक पूरा मोब है, उस मोब में से कौन असामाजिक तत्व है कैसे पता लग जाएगा कि प्रशासन को? बात ये पता टीएमसी और बीजेपी लगाएगी ना सर, ना पता हम और आप लगाएंगे। पता लगाने का काम पुलिस का है, कानून का है। दंगा किया और 40-50 की गिरफ्तारी जो हुई है, उसी के बाद बहुत शुक्रिया आपका। चर्चा में समय नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आपका। टीएमसी नेता हमारे साथ थे राम प्रकाश पांडे जी, BR उपाध्याय साहब, RB उपाध्याय साहब आपका शुक्रिया, विनय जी आपका शुक्रिया, प्रदीप मिश्रा आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, खबर लगातार जारी है।